गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम आ लेते हैं ऊतक वाले अध्याय में। स्थायी जो सरल ऊतक के बारे में कल पढ़ रहे थे उसी में स्थायी जटिल ऊतक लेते हैं। जटिल स्थायी ऊतक कल भी हम स्थायी ऊतक के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि सरल स्थायी ऊतक के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम जटिल स्थायी ऊतक के बारे में अध्ययन करेंगे। सरल स्थायी ऊतक तो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है और जटिल स्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अर्थात इनमें जो कोशिकाएं होती हैं वो एक ही प्रकार की नहीं होती हैं, इनमें कई प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और वो मिलकर के किसी एक विशेष कार्य को संपन्न करवाती हैं। इसलिए उन सभी प्रकार की कोशिकाओं को मिला करके हम ऊतक कह सकते हैं और ऐसे ऊतक को हम जटिल ऊतक कहेंगे। पादपों में मुख्यतः दो प्रकार के जटिल ऊतक पाए जाते हैं। एक तो है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। मोटे तौर पर अगर हम देखें तो पौधे की जड़ों द्वारा अवशोषित किया गया जल तथा उसमें घुले हुए लवण, खनिज लवण, उनको जड़ों से लेकर पत्ती तक पहुंचाने का कार्य जाइलम ऊतक करता है। इसका मुख्य कार्य यही है कि जड़ों द्वारा अवशोषित किए गए जल और खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाना। और दूसरा जो जटिल ऊतक है वो है फ्लोएम ऊतक। ये ऊतक पत्तियों में बने हुए भोजन, दिन के समय जो पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो भोजन निर्माण करती हैं, उस बने हुए भोजन को मंड को घुलित अवस्था में पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। इस प्रकार से ये दो जटिल ऊतक पौधों में विशेष रूप से पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं जाइलम ऊतक। यह ऊतक 4 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। 4 प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं? ये कोशिकाओं के चित्र दिखा रखे हैं। ये तो वाहिका है, वाहिका है, ये जाइलम फाइबर है और जाइलम मृदुतक आपको पहले बताए थे मृदुतक कि उसकी कोशिकाएं गोलाकार होती है इस तरह से। ये मृदुतक की कोशिकाएं ऐसी होती हैं। तो मृदुतक की कोशिकाएं सारी ऐसी होती है इस तरह से, चाहे वो मृदुतक पत्ती में हो चाहे सामान्य ऊतक में हो। ये मृदुतक हो गया, ये हो गया जाइलम मृदुतक। जाइलम मृदुतक, ये तो जाइलम मृदुतक तो हमने कल भी पढ़ा था। ये इसकी कोशिकाएं गोलाकार या अंडाकार होती हैं, इनके बीच में खाली जगह होती है, अंतरकोशिकीय अवकाश जिनको हम कह सकते हैं। मुख्य रूप से ये जो मेन चीज हैं इनको देखने की आवश्यकता है। तो इसमें लेते हैं वाहिनिकाएं, जाइलम पैरेन्काइमा या जाइलम मृदुतक, एक ही बात है। इसको पैरेन्काइमा कहो या मृदुतक कहो। और जाइलम फाइबर, ये जाइलम फाइबर है। इस प्रकार से वाहिका तथा वाहिनिका की कोशिका भित्तियां मोटी होती हैं। ये वाहिका है, ये वाहिनिका है। इनकी जो कोशिका भित्तियां हैं बहुत मोटी होती हैं और ये ऊतक कठोर भी होता है, पौधे को कठोरता प्रदान करता है क्योंकि पूरे तने में होता है। ये तना आप देखिए कितना कठोर है। पौधे का जो तना होता है पादप का, वो इसी ऊतक के कारण कठोरता उसमें होती है, जाइलम ऊतक के कारण ही। तो यहाँ पर देखिए इनकी जो भित्तियां होती हैं वो मोटी होती हैं, कठोर होती हैं। ये कोशिकाएं धीरे धीरे परिपक्व होती जाती हैं और तथा मृत होती जाती हैं। पहले तो ये कोशिका जीवित होती है, बाद में धीरे धीरे करके परिपक्व होती जाती है, यानी इनकी उम्र बढ़ती जाती है और ये मृत अवस्था में आ जाती हैं। अर्थात जाइलम ऊतक की जो ये अधिकांश कोशिकाएं होती हैं वाहिका और वाहिनिका, ये मृत ही अवस्था में होती हैं। और इन दोनों प्रकार की कोशिकाओं की संरचना नलिकाकार होती है। जैसे पाइप होता है, नलिकाएं होती हैं, उनको एक के ऊपर एक यानी फिट कर दिया जाए तो एक लंबी सी नली बन जाती है। इस तरह ये कोशिकाएं नलिकाकार होती हैं और एक के ऊपर एक फिट रहती हैं। लेकिन वाहिकाओं की चौड़ाई वाहिनिकाओं से अधिक होती है। ये वाहिकाएं हैं, ये अधिक चौड़ी हैं। वाहिनिकाएं हैं, ये सकरी हैं थोड़ी सी। इस प्रकार से दोनों में थोड़ा अंतर है। इनकी भित्तियां
छिद्रित होती है, इनकी भित्तियों में अनेक छिद्र होते हैं, दिखाते हैं। और अगली जो बात है वो देते हैं वाहिका तथा वाहिनिका कोशिकाएं जल व उसमें घुले खनिज लवणों को ऊर्ध्वाधर संवहन करती हैं। ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी अवस्था में ऐसे ऊर्ध्वाधर संवहन का कार्य कौन करती है? वाहिका और वाहिनिका। वाहिका और वाहिनिका जल का और लवणों को संवहन यही करती हैं। ये दो प्रकार की कोशिकाएं करती हैं। तो फिर फाइबर कोशिकाएं क्या करती हैं? ये जो पैरेन्काइमा ऊतक है, ये पैरेन्काइमा जाइलम पैरेन्काइमा इसको कह सकते हैं, या इसको मृत्यु तक कह सकते हैं। तो पैरेन्काइमा ऊतक भोजन संग्रहण करने का कार्य करता है। चूंकि तने में भोजन संचित होता है, पत्तियों में बना भोजन इस मृत्युतक कोशिकाओं में या पैरेन्काइमा कोशिकाओं में एकत्र होता रहता है। इसका यही काम है, भोजन का संग्रह करना। और जाइलम फाइबर है, ये मजबूती प्रदान करते हैं, यानी पैरेन्काइमा ऊतक का हो गया। अब लेते हैं जबकि फाइबर जो होते हैं, ये फाइबर होते हैं वो इसको सहारा देने का कार्य करते हैं ऊतक को। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और ये चारों प्रकार की कोशिकाएं अपना अपना कार्य करती हैं। और इस प्रकार से यानी इस प्रकार से जाइलम ऊतक जड़ों द्वारा अवशोषित किए गए जल व खनिज लवणों का संवहन पत्ती तक करते हैं। यानी पत्ती तक करते हैं, यानी जड़ों द्वारा अवशोषित किए गए जल व खनिज लवणों का संवहन ये पत्ती तो कर देते हैं। और पत्तियां इन पदार्थों को, जड़ आदि को भोजन निर्माण में काम में ले लेती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अगला ऊतक लेते हैं फ्लोएम ऊतक। यह भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। 4 प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी हैं? चालनी नलिका कोशिका, साथी कोशिका और फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे। उसी तरीके से 4 कोशिकाएं जाइलम की तरह से इसमें भी होती हैं। और चारों तरह की कोशिकाओं का इसमें देखो, यहाँ पर भी चित्र भी दिखा रखा है फ्लोएम ऊतक का। ये तो बीच में ये चालनी नलिका कोशिका होगी, ये इस तरह की चालनी नलिका की कोशिका होती है इस तरह से। इसकी अनुप्रस्थ भित्ति में छिद्र होते हैं। अनुप्रस्थ भित्ति का मतलब होता है ये इस तरह से, ये जैसे पाइप के आकार का कोई रचना है, ये अनुप्रस्थ भित्ति, ये नीचे की तरफ अनुप्रस्थ भित्तियां, इन भित्तियों में छिद्र होते हैं छल्ली की तरह से। इसीलिए इसका नाम रख दिया चालनी नलिका। चूंकि नलिकाकार होती है और अनुप्रस्थ भित्ति में छिद्र होते हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया चालनी नलिका। तो ये चालनी नलिका होती है, मेन मुख्य रूप से भोजन का जो परिवहन है यही करती है। यानी चालनी नलिका कोशिका, चालनी नलिका कोशिका जल में घुलित अवस्था में मंड का समय पौधे के विभिन्न भागों में करती हैं। यानी मंड का जो संवहन है वो चालनी नलिका कोशिकाओं द्वारा होता है। यही चालनी नलिका कोशिका छिद्रदार होती है। इसमें घुलित अवस्था में, पानी में घुलित अवस्था में मंड होता है और उस चालनी नलिका में होकर के ही पौधे के विभिन्न भाग जैसे कि
पत्ती में तो ये भोजन बना ही है, जड़ों की तरफ, तने की तरफ, शाखाओं की ओर, फलों में, फूलों में, इनमें भोजन की जो सप्लाई होती है वो चालनी नलिका द्वारा ही होती है। अच्छा, ये साथी कोशिकाएं होती हैं, ये साथी कोशिका, ये साथी कोशिका। तो साथी कोशिका क्या करती हैं? अभी एक बात तो सामने आती है, चालनी नलिकाओं में, चालनी नलिकाओं में केंद्रक नहीं होते, केंद्रक नहीं होते हैं। अतः इनकी सभी क्रियाओं का नियंत्रण साथी कोशिका के केंद्र द्वारा होता है। यानी चालनी नलिकाओं में खुद का केंद्र तो नहीं है, और इनके पास भी साथी कोशिकाएं होती हैं, वो उनके जो केंद्र हैं ये इन चालनी नलिकाओं की सभी क्रियाओं पर कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो साथी कोशिकाएं हैं ये चालनी नलिका की कोशिकाओं का कंट्रोल करने का कार्य करती है, उसमें नियंत्रण करने का कार्य करती हैं। और इसी तरह से ये चालनी नलिका कोशिका, ये चालनी नलिका कोशिका, ये साथी कोशिका बीच बीच में होती हैं, और इनके साथ में होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा यानी मृदुतक भोजन संग्रह करने का कार्य करता है। कुछ थोड़ा भोजन वहां पर भी संग्रहित रहना चाहिए, तो ये भोजन संग्रह कार्य करता है। और इस तरह फाइबर होते हैं, चौथे जो होंगे प्रकार फ्लोएम पैरेन्काइमा प्लस रेशे या फाइबर। रेशे कहते हैं, फाइबर कहते हैं, एक ही बात है। तो ये रेशे फाइबर होते हैं, ये मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है, ऊतक को मजबूती प्रदान करता है। तो इस प्रकार से देखते हैं, इस प्रकार से फ्लोएम ऊतक पत्तियों में बने भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। यानी इसका यही मेन कार्य यही है कि पत्तियों में जो बना हुआ खंड है भूतित अवस्था में पौधे के विभिन्न भागों में उसको पहुंचाने का कार्य करता है। अब इसके बाद में लेते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा यानी पर्णरंध्र। स्टोमेटा पर्णरंध्र पत्ती की निचली सतह पर अनेक रंध्र पाए जाते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, पर्णरंध्र कहते हैं। और ये पर्णरंध्र होते हैं, ये गैसों का आदान प्रदान करवाते हैं और वाष्पोषण की क्रिया को नियंत्रित करते हैं। पर्णरंध्र का चित्र देखें तो इस तरह से ये तो रक्षी कोशिकाएं होती है वृक्क की तरह से, इस तरह से।
इस तरह से ये तो होगी रक्षी कोशिकाएं 2 की संख्या में, बाकी और कोशिकाएं इस तरह ही होती हैं। ये कोशिकाएं और बाकी बहुत सारी इसमें इस तरह से होती हैं। इस तरह से ये बाकी और भी कोशिका होती हैं। इसको बोलते हैं हम रक्षी कोशिका। ये संख्या में होती हैं। प्रत्येक स्टोमेटा में 2 रक्षी कोशिकाएं होती हैं। जिनके फैलने सिकुड़ने से पर्णरंध्र खुलते हैं तथा बंद होते हैं। ये आसपास की कोशिकाओं से जल अगर ले लेती, दिन का समय जो होता है रंध्र खुल जाते हैं, क्योंकि दिन के समय गैसों के आदान प्रदान की जरूरत पड़ती है। भोजन निर्माण का कार्य बड़े जोर शोर से चलता है। CO2 गैस चाहिए और वो बाहर से वायुमंडल से आती है, और जो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस बनेगी वो बाहर निकल के जाएगी। इसके लिए छिद्र उस समय खुल जाने चाहिए। तो सूर्योदय से पहले ही दिन में ये छिद्र खुल जाते हैं। आसपास की कोशिकाओं से ये रक्षी कोशिकाएं जो 2 हैं, ये 2 रक्षी कोशिकाएं होती हैं और वृत्ति के आकार की होती हैं। ये आसपास की कोशिकाओं से जल ले लेती हैं और फूल जाती हैं, और फूल करके ऐसे हो जाती हैं, और ये रंध्र बीच में से खुल जाता है। और जैसे ही शाम होती है, रात्रि होने लगती है, ये आसपास की कोशिकाओं को अपना जल दे देती है और पिचक जाती हैं, और पिचकने के बाद में ये रंध्र इस तरह से बंद हो जाता है। तो इसके फैलने सिकुड़ने से ही रंध्र खुलते बंद होते हैं। और कार्य क्या है? कार्य स्टोमेटा वातावरण से गैसों के आदान प्रदान में सहायता करता है। यानी इन्हीं में जो भी गैसों का आदान प्रदान होता है स्टोमेटा द्वारा ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, क्रिया संपन्न होती है। वाष्पोत्सर्जन क्या है? वाष्प प्लस उत्सर्जन, यानी दिन के समय पौधे जल को भाप के रूप में निकालते रहते हैं पत्ती के छिद्रों में से, स्टोमेटा में से। इस क्रिया को हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। दोनों शब्दों को मिला दिया तो बन गया वाष्पोत्सर्जन, वाष्प प्लस उत्सर्जन, वाष्प का निकलना। और ये इन छिद्रों में से होकर ये जल के भाप है जो निकलती है और वायुमंडल में चली जाती है। इस तरह से ये जो स्टोमेटा होते हैं ये मुख्य रूप से पौधे में 2 कार्य संपन्न करवाते हैं। एक तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया इन्हीं के द्वारा होती है, इनके माध्यम से होती है, और दूसरा गैसों का आदान प्रदान भी इनके माध्यम से ही होता है। इस तरह से ये था स्टोमेटा का कार्य। यहाँ पर ये स्टोमेटा ही स्टोमेटा इसका चित्र है। बाकी और जो कोशिकाएं हैं ये अपना अगल बगल में अपना कार्य करती रहती हैं, और इसमें 2 द्वार कोशिकाएं होती हैं।